हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल गोल ट्रैकर्स। तो आज हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। कल मैंने वैदिक काल कंप्लीट कर दिया था। जिन्होंने नहीं देखा है जाके मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आइए जानते हैं महाजनपद काल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात आप लोग ध्यान रखिए, मैं हिस्ट्री को एकदम स्टोरी की तरह पढ़ाने वाली हूँ, कहानी की तरह मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि हिस्ट्री एकदम कहानी ही है। उसे ऐसे पढ़िएंगे तो बहुत अच्छा आपको फील लगेगा और सब समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो और अगर मैं एक आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, मेंस की आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो उसके हिसाब से हमें सबसे पहले क्या हिस्ट्री में बताना पड़ता है कि हमें इस चीज़ के बारे में कहाँ से पता चला। ठीक है, क्योंकि इतिहास है तो इतिहास के बारे में हमें तब पता चलता है जब वर्तमान में उसके लिए कुछ साक्ष्य उपलब्ध होते हैं पृथ्वी में, तब हमें उसके बारे में पता चलता है। तो ठीक उसी प्रकार हम ये मेंशन करते हैं कि हमें क्या साक्ष्य मिले हैं इसके बारे में। तो महाजनपद काल के बारे में कि पास्ट में महाजनपद काल था, इसके बारे में क्या साक्ष्य मिले हैं हमें। हमें यह साक्ष्य मिले हैं, कई सारी पुस्तकें हैं, जैसे बौद्ध ग्रंथ आगंतुर निकाय। वो बहुत अच्छा एक मीडियम है जानने का कि महाजनपद काल कैसा था। तो चलिए जानते हैं हम कि कैसा था। तो महाजनपद काल में क्या था कि 16 जनपदें थी। वैदिक काल का जब अंत हुआ, वैदिक काल का कब अंत हुआ, 1600 ईस्वी पूर्व में वैदिक काल का अंत हुआ। देखिए, वैदिक काल में मानव ने सीखा कि कैसे रहना है, कैसे जीना है, और मानव के जीवन का उद्देश्य क्या है, और कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए एक मानव को पृथ्वी पर रहने के लिए, वो सब मानव ने सीख लिया। ठीक है, जैसे पूर्व वैदिक काल में किया हुआ था कि कबीलाई समाज था, फिर उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि हमारा ये आ गया, राजा का वर्चस्व बढ़ गया। अब जब राजा का वर्चस्व बढ़ गया तो बहुत सारे राज्य हो गए, और इसी प्रकार महाजनपद हो गई। महाजनपद वही राज्यों का राज्य। तो इस प्रकार भारत में 16 जनपद हुई। ठीक है, भारत में 16 जनपद हुई, और मध्य प्रदेश में कितनी थी, मध्य प्रदेश में 2 जनपदें थी। ठीक है, उनमें से एक थी अवंती और एक थी चेदी। ठीक है, अवंती आप लोग जानते होंगे कि उज्जैन को कहा जाता था, और चेदी किसे कहा जाता था, बुंदेलखंड को। तो अवंती की राजधानी थी माहिष्मती, और जो चेदी थी उसकी राजधानी क्या थी, शक्तिमती। तो बहुत पहले जब बिंबसार वगैरह थे, जब बिंबसार थे, तो अवंती का राजा चंडप्रगोत था और चेदी का राजा खारवेल था। ठीक है, फिर चेदी क्या हुआ, बाद में धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। चेदी इतना मजबूत नहीं हुआ। जब खारवेल की मृत्यु हो गई तो फिर बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने, जो ये बाकी के शासक हुए मगध के, क्योंकि उस टाइम पे मगध बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, मगध का ही कहना सब मानते थे, क्योंकि जो शक्तिशाली रहता है उसी का सब कहना मानते ही हैं। आपने देखा ही होगा अपनी ज़िंदगी में भी इसे। तो जो सबसे शक्तिशाली रहता है उसका कहना मानते हैं, तो मगध सबसे शक्तिशाली था तो मगध का सब कहना मानते थे। चेदी को मिला लिया गया मगध में, लेकिन जो अवंती था वो इतना कमज़ोर नहीं था कि मगध उसे अपने में मिला पाए। तो अब क्या उसमें कूटनीति सोची मगध के बिंबसार ने कि क्यों ना हम, जो राजा है अवंती का चंड प्रगोद, उससे हम कुछ रिलेशन बना ले अपना। अब सबसे अच्छा रिलेशन क्या होता है, विवाह कर लेना। वहाँ की राजकुमारी के साथ मैं विवाह कर लूँगा तो वहाँ के दामाद को तो कोई कुछ कहेगा नहीं। तो चंड प्रगोद की बहन के साथ उदयन ने शादी कर ली, बिंबसार के पुत्र ने, बिंबसार के पोते ने शादी कर ली, तो हो गया, बस बात ख़त्म। ऐसे ही करके सभी ने मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया अवंती के साथ। तो चंडप्रगोत कुछ कर नहीं पाए। ये बहुत लंबी कहानी है, फिर मैं बताऊंगी भारत के इतिहास में डिटेल में कि क्या कैसे हुआ। बस इतना जानिए कि चंडप्रगोत की बहन है, सिस्टर हैं, बेटी हैं, उनके साथ मगध के राजाओं ने शादी वगैरह करके ये कर लिया। तो अवंती हमारा पहले से ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, इसलिए उसे हर राजा अपने मेन फोकस में रखते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब उन्होंने अवंती को अपने में मिला लिया। अब चूँकि अवंती बहुत बड़ा राज्य था, तो एक था उत्तरी अवंती जनपद और एक था दक्षिणी अवंती जनपद। उत्तरी अवंती जनपद की राजधानी थी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती जनपद की राजधानी थी माहिष्मती। ठीक है, फिर क्या हुआ, चंड प्रगोत फ्रेंड थे बिंबसार के। अब चूंकि वैवाहिक संबंध स्थापित करना था और दोस्त टाइप के रहना था, क्योंकि युद्ध करते तो दोनों तरफ से हानि होती, इसलिए उन्होंने अपने राज्य वैद्य जो कि जीवक थे,
मगध के राज्य वैद जीवक थे, उन्होंने बिंबिसार ने अपने फ्रेंड चंड प्रगोत की सेवा में भेजा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि चंड प्रगोत की सेवा में कहाँ का राज्य वैद आया था, तो मगध का आया था। किस राज्य वैद को बिंबिसार ने चंड प्रगोत की सेवा में भेजा था, तो वो कौन था, जीवक था। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। और महात्मा बुद्ध इन्हीं के समकालीन थे, चंड प्रगोत के समकालीन थे महात्मा बुद्ध। ठीक है, फिर टाइम बीता, उधर मगध में फिर सत्ता धीरे धीरे बदली, और धीरे धीरे जब सत्ता बदली तो कौन सा युग आ गया, मौर्य युग आ गया, क्योंकि मौर्यों का एकीकरण तभी हुआ है। मौर्यों का एकीकरण कब हुआ, जब मौर्य आए तभी भारत का एकीकरण हुआ। और मौर्य का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, अशोक था। तो अशोक कौन थे, अशोक क्या हुआ, अशोक किसके पुत्र थे, बिंदुसार के थे। बिंदुसार मगध के सम्राट थे, तो उन्होंने अपने बेटे को अवंती भेजा कि तुम वहाँ पे पहले रह के राज्यपाल रहो और देखो, छोटे राज्य को पहले रहना देखना कि कैसे होता है क्या होता है, फिर बाद में तुम बड़े राज्य की ओर बढ़ो। ऐसा सभी कहते, क्योंकि जब पहले पोस्टिंग होती है तो हमें एक एसडीएम बनाया जाता है, अगर हम आईएएस बनते हैं तो हमें एसडीएम बनाया जाता है एक तहसील का, फिर बाद में जाके हमें डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है और डीएम बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार उन्होंने पहले राज्यपाल बनाया, फिर अशोक को बाद में सम्राट बना दिया। तो अवंती का राज्यपाल कौन रहा, अशोक रहा। अब जब वो मध्य प्रदेश में पहले से ही रहे तो उनका मध्य प्रदेश से बहुत लगाव था पहले से ही, तो फिर अब वहाँ रहते रहते उनको, अब मैं क्या कहूँ, उनको एक जो राजकुमारी थी उन्होंने उनसे विवाह कर लिया, उनका नाम था महादेवी। वो विदिशा की थी, उन्होंने उनसे शादी कर ली। ठीक है, फिर क्या हुआ, वो सम्राट बन गया। फिर सम्राट बनने के पश्चात उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, और जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो मध्य प्रदेश में उनके बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं, लघु शिलालेख मिलते हैं। शिलालेख का मतलब शिलाओं पे लिखा है, स्तंभ का मतलब स्तंभ बनवा के लिखा है। ठीक है, तो उनके लघु शिलालेख मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं, रूपनाथ से मिले हैं, है ना, रूपनाथ जबलपुर को कहा जाता था। गुर्जरा यानी दतिया से मिले हैं, सारो मारो यानी सीहोर से मिले हैं, और पनगुरड़िया से मिले हैं। और सांची तो पता ही होगा क्योंकि उन्होंने सांची स्तूप का निर्माण करवाया, रायसेन में है सांची स्तूप। और गुर्जरा जो लेख है दैट इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम देवनाम प्रिय और प्रियदस्सी के नाम का उल्लेख है, तो वह कौन सा है, वह लेख गुर्जरा अभिलेख है, जो कि एमपी में स्थित है। और गुर्जरा अभिलेख को कौन सा शहर अब वर्तमान में है, तो वो है दतिया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर मौर्यकालीन आता है। मौर्यकाल में स्तूप जो वगैरह है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, कला वाले उसमें। ठीक है, अभी इसमें केवल हिस्ट्री मैं वो कर रही हूँ। ठीक है, हिस्ट्री अभी मैं इसमें कंप्लीट कर रही हूँ। फिर आगे बढ़ते जब टाइम बीता तो फिर मौर्योत्तर युग आ गया। बस अब एमपी में तो था ही, उन्होंने लघु शिलालेख वगैरह करवाया अशोक ने। फिर जब मौर्य गए तो मौर्य के जाने के बाद कौन आया, शुंग शासन आया। शुंग कौन थे, मौर्य के सेवक थे। ठीक है, तो अब शुंग कहाँ के थे, है ना, शुंग उज्जैन के थे, क्योंकि अशोक उज्जैन के राज्यपाल थे, तो उन्होंने बचपन से ही देखा रहा होगा कि अच्छा उज्जैन के राज्यपाल हैं अशोक, तो इनको ऐसे ऐसे करके परास्त करना होगा, क्योंकि मौर्य बहुत विशाल साम्राज्य था। तो फिर उस शुंगों ने उनको करके परास्त कर दिया। अंतिम जो मौर्य शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके, और फिर शुंग ने अपना पुष्यमित्र, शुंग संस्थापक थे, उन्होंने शुंग राज्य की स्थापना की। ठीक है, फिर पुष्यमित्र शुंग के फिर टाइम बीतता चला गया। फिर इसमें एक घटना ये सामने निकल के आती है हिस्ट्री में कि पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे अग्निमित्र शुंग। अच्छा, पुष्यमित्र जो शुंग काल था वो एकदम ब्राह्मणवादी था। ठीक है, ब्राह्मण समाज था, बहुत ज़्यादा ब्राह्मण को मानते थे। ये मैंने भारत वाले वीडियो में बताऊँगी, भारत के इतिहास वाले वीडियो में। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि पुष्यमित्र शुंग का बेटा था अग्निमित्र शुंग, और अग्निमित्र की एक प्रेमिका थी। उनका क्या नाम था, उनका नाम था मालविका। अग्निमित्र की एक प्रेमिका थी मालविका। ठीक है, उसी को आधार बना के एक लव स्टोरी कालिदास ने लिखी, उसका नाम क्या था, मालविका अग्निमित्र। कालिदास कौन थे, विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे कालिदास। तो कालिदास ने अग्निमित्र और मालविका के दोनों को लेके मालविका अग्निमित्र लिखी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, पूछता है कि मालविका अग्निमित्र के रचयिता कौन है,
तो कालिदास है। मालविकाग्निमित्र किसके किसके ऊपर लिखी गई है? तो अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग के आधार पर। ठीक है, बाकी आपको लव स्टोरी जानना हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तभी के बाद जो अग्निमित्र था उसी के ही शासनकाल में एक और घटना घटित हुई कि होलियोडोरस यूनानी जो राजदूत था वो आया। देखिए पहले भारत में सबसे पहले यूनानी आए थे, तो शुरुआत में यूनानी ही आए। तो होलियोडोरस राजदूत यूनानी था, आया अग्निमित्र के राज्य में और उसने यहाँ से प्रभावित होकर वैष्णव धर्म धारण कर लिया। ठीक है, वैष्णव धर्म धारण करने के बाद उन्होंने अपना स्तंभ, जिसे गरुड़ स्तंभ कहा गया है, ब्राह्मी लिपि में लिखवाया। कहाँ लिखवाया? कहाँ है गरुड़